आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से। टॉपिक का नाम है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। और दूसरा क्वेश्चन इसमें भी है, यानी कि ये जो पूरा टॉपिक है आपका, इसमें दो क्वेश्चन है बेसिकली। पहला है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, और दूसरा है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला सवाल का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल कैसे बना हुआ है ना, किस तरीके से बना हुआ है। और दूसरा है कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखने में लगता है सेल, है ना। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो पॉइंट है बेसिकली। सबसे पहले लिखा हुआ पहला पॉइंट है ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज दीज थ्री फीचर्स, दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब कि हर एक सेल के पास ना ये तीन फीचर्स तो रहेंगे, यानी कि ये तीन चीज जो है हर एक सेल के पास रहेगा ही रहेगा। पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आगे हमको मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया और हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ये हर एक सेल के पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड दिस सेल एंड इंटरेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। मतलब कि इन्वायरमेंट में यदि कोई सेल, सेल मतलब लिविंग थिंग, यदि कोई सेल जीवित है, यदि वो अपना लाइफ परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों फीचर्स के वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से, न्यूक्लियस के वजह से और साइटोप्लाज्म के वजह से। तो इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में यदि कोई सेल है तो वो इन्हीं तीन फीचर्स के वजह से सर्वाइव कर पा रहा है। चलिए अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप उसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, दोनों मतलब सेम है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब सेम है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि अभी आपके सामने सेल का हम पिक्चर लाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सेल के सबसे बाहरी वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, यानी कि वो एक बाउंड्री से घिरा हुआ है हमारा सेल, उसी बाउंड्री को हम लोग बेसिकली जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, वो बाउंड्री क्या करेगा, वो बाउंड्री इन्वायरमेंट को और हमारे सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उनको दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा, दोनों को अलग अलग रखने का काम करता है। बाउंड्री का मतलब ये कि बाउंड्री के इधर कुछ होगा और बाउंड्री के उधर कुछ होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे सेल के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे आपको मालूम है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, फिर से न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा चीज़ है, उसको वो सेपरेट करने का काम करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। आगे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, जो कि हमने अभी आपको कहा कि वो एक बेसिकली क्या है, बाउंड्री है, वो बेसिकली बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बहुत ही फ्लेक्सिबल का मतलब आप ऐसे समझिए, फ्लेक्सिबल का मतलब आप बेसिकली समझिए रबर, जो मिठाई के डब्बे में रबर लगता है, वही उसी प्रकार का है, फ्लेक्सिबल है पूरी तरीके से। और वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, पहला हमारा लिपिड है और दूसरा प्रोटीन है, यानी कि ये दो बायोलॉजी के टर्म है बेसिकली, ठीक है। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलके हमारा पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, और इन्हीं दोनों की वजह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, बहुत ही लचीला हो जाता है। अच्छा, लचीला यदि नहीं होता हमारा साइटोप्लाज्म, तो हमारा बॉडी भी इतना लचीला नहीं होता, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि साइटोप्लाज्म बोला जा रहा है बार बार। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्लांट्स के सेल में भी प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल के सेल में भी प्रेजेंट रहेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा खुद भी एक लिविंग थिंग्स है, उसके सेल में भी वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। भाई जब हमारा पूरा सेल ही एक लिविंग थिंग है, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगा, एक लिविंग पार्ट ही होगा सेल का, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये तो हो गया। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि हम लोग चाहते हैं कि एक सेल को देखें, और सेल में खास करके उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यदि हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आप ऐसे समझिए कि सेल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको आप खुले आंखों से तो देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?
हाँ, क्योंकि उसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम है, हमने आपको बताया था उसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे हमको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस। ये क्या होता है जरा देखिए इसको। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अभी आप कह लीजिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू engulf in food and other material from its external environment. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। मतलब यहाँ पे आप ना, अच्छा सबसे पहले ना इसको समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम लाते हैं, पहले उसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। इस डायग्राम को जरा देखिए, ये हमारा है सेल का डायग्राम। ठीक है, इसमें अलग अलग सेल के अंदर जो आपको बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, सेल के पार्ट्स बेसिकली वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बात हो रहा था किस प्रोसेस के बारे में, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बारे में। उस प्रोसेस में बेसिकली ये कहा गया है ना कि अच्छा सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म आप देख लीजिए क्या होता है। देखिए ये पूरा हमारा सेल है, और ये जो आपका पूरा ये बाहर वाला बाउंड्री दिख रहा है, ये पूरा ये बाउंड्री बाहर वाला, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये बहुत सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बहुत ही फ्लैक्सीबल होता है, और जैसा कि अभी आपने पढ़ा कंटेंट में कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, लिपिड और प्रोटीन, दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, इसीलिए ये हमारा पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लैक्सीबल होता है। और यहाँ पे भी आपने पढ़ा एक प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए सेल हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और सेल को यानी कि हमारे बॉडी का सेल जिंदा रहेगा तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड इसके अंदर कैसे आएगा, वो इसके अंदर आएगा। हालांकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू हमारा फूड मटेरियल जो है इसके अंदर आता है। और उसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक सेल का डायग्राम। और इस सेल में सेल के डायग्राम में हमने बेसिकली अभी फिलहाल साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है। और जितने भी आपको इसके अंदर पार्ट्स दिख रहे हैं इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो इसको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो डायग्राम आपके सामने आ गया। चलिए इस डायग्राम को आप अपने नज़र के सामने हमेशा रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये एंडोसाइटोसिस सब समझ में आया क्या होता है। देखिए आप जरा ध्यान से, इसको इसमें लिखा हुआ था द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल to engulf in food and other material from its external environment. This process is called endocytosis। यानी कि सेल को भी भोजन चाहिए, सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो किसके थ्रू लेगा, अपने बाउंड्री के थ्रू, यानी कि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेगा अपने बॉडी के अंदर। और उसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल के, और सेल में भी खास करके सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, आगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात तो सेम ही है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ना बहुत ज़्यादा है। देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग एक एक करके कवर करने की कोशिश करते हैं। आपके माइंड में हमेशा वो जो डायग्राम था सेल का वो हमेशा चलना चाहिए। देखिए क्या है, सबसे पहला यहाँ पे हमने यहाँ पे ना इसका फंक्शन जो है ABCD करके ऐसे लिख दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। देखिए पहला यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of this cell। मतलब कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या है, सेल का एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर क्या आएगा, बाहर क्या जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, आपका वही सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का गार्ड के रूप में काम करता है। गार्ड का मतलब आप समझते हैं क्या अंदर आएगा, जैसे अपार्टमेंट में आप देखते हैं गार्ड रहता है, वो क्या करता है बेसिकली, कोई बाहरी आदमी अंदर ना आ जाए या फिर कोई अनवांटेड आदमी अंदर से बाहर ना चला जाए, इस प्रकार के चीज़ों को वो देखता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सेल का जो अंदर को मतलब कि सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के अंदर से बाहर क्या आ जाएगा, वो डिसाइड करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे इट ऑल्सो परमिट्स मूवमेंट ऑफ सम other materials, therefore it is called a selectively permeable membrane। अच्छा selectively permeable membrane इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर जाने का परमिशन देता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपसे पूछे कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं, तो आपका रीजन ये होना चाहिए कि सेल के अंदर सेलेक्टिव चीज़ ही हमारा जा सकता है। मतलब कि कुछ भी है हमारे बॉडी में उसको सेल के अंदर भर देंगे, वैसा नहीं होता है। उसमें हमारे सेल को जो चीज़ ज़रूरत का है
वही चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम अंदर जाओ सेल के, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको नाम दे दिए हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है डिफ्यूजन। ये क्या है जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी बुक को पलट के देखेंगे ना, तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो लगभग मिला जुला के दिया गया है ना। वो उसको डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया गया है, टॉपिक वाइज बांट के नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नोट्स में हमने इसको बांट दिया है। जरा देखिए ध्यान से डिफ्यूजन क्या होता है। सम सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, और ऑक्सीजन मतलब O2 कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा देखिए, यदि हम लोग एग्जांपल ले ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स यदि जिंदा है तो किसके बदौलत? हमारे सेल के बदौलत। हमारा सेल मर जाएगा, इसका मतलब हमारा बॉडी भी मर गया। तो कहीं ना कहीं हमारा सेल जिंदा है तभी हम लोग जिंदा है। तो अब बताइए कि हमारे सेल के पास फूड भी जाता होगा जिंदा रहने के लिए, बिल्कुल जाता होगा, तभी उससे एनर्जी मिल पाएगा उसको। सांस लेने के लिए सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ रहा होता है? सेल ही तो छोड़ रहा होता है। तो भोजन का खाना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ऑक्सीजन का लेना, ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो हमारा सेल भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है डिफ्यूजन, देखिए ध्यान से। सम सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि सेल के अंदर जाएगा क्या? CO2 सॉरी ऑक्सीजन, क्योंकि सेल जिंदा रहने के लिए क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, और उस ऑक्सीजन से अपना एनर्जी बनाएगा, और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या बाहर निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बॉडी समझता है कि हमारे बॉडी के लिए वैल्यूबल नहीं है, इसीलिए इसको बाहर निकाल दो, वो वेस्ट है इसीलिए उसको बाहर निकाल दो। तो सेल भी हमारा ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। लेकिन सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि सेल के अंदर कुछ भी जाना हो या फिर सेल के अंदर से कुछ बाहर निकलना हो, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, वो सबका सब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। डिफ्यूजन is the spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे जब भी आपको डिफ्यूजन बताया जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको दो टर्म बताया जाएगा, एक हाई कंसंट्रेशन और एक लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उस जगह पे किसी चीज़ का मात्रा का ज़्यादा होना। सपोज मान लीजिए कि हमारे सेल, सपोज हमने आपको अभी डायग्राम दिखाया था सेल का, सेल के चारों तरफ क्या घिरा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सपोज कीजिए कि उसके बाहर ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो बाहर सेल के ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहेंगे हाई कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है, तो उसको क्या कहेंगे? लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे डिफ्यूजन का एक बहुत ही बड़ा नेचर ये है कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, तो वो ऑक्सीजन धीरे 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 एंटर करना चाहेगा सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर क्या था? लो कंसंट्रेशन था, ठीक है। आप इसको ऐसे ही समझिए, सपोज कीजिए, आप इसको ना ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, आपने ना एक बाल्टी पानी इकट्ठा कर दिया, मैंने कि ज़मीन पे एक बाल्टी आपने पानी के नीचे गिरा दिया, और अलग अलग रास्ता आपने बना दिया पानी को बहने के लिए, ठीक है। तो जब आपने एक जगह पर एक बाल्टी पानी को डाला तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी का मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है। तो वो पानी किधर की ओर बहना चाहेगा? लो कंसंट्रेशन की ओर, जिधर पानी नहीं है। और जहाँ ऑलरेडी पहले ही पानी ज़्यादा है तो क्या उधर की ओर जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी पानी है, उसको वो वहीं पर रोक देगा। तो डिफ्यूजन में सबसे बड़ा काम यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमेशा ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। अब जब सेल के बाहर यदि CO2 का मात्रा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का मात्रा यदि ज़्यादा रहेगा तो वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की ओर आगे बढ़ना चाहेगा, ठीक है। आगे देखिए, सबस्टांस लाइक CO2 विच इज अ सेल्यूलर वेस्ट and requires to be excreted
out by the cell, it means there is a high concentration of CO2 inside this cell. जैसे हमारे बॉडी ना, हमारा बॉडी CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट समझता है, वो समझता है कि ये हमारे काम का नहीं है, इसको बाहर निकालो बॉडी से। तो अब हमारे बॉडी में क्या हो गया, CO2 का मात्रा ज़्यादा हो गया और बाहर में CO2 का मात्रा क्या है, कम है। तो हमारे बॉडी से CO2 किधर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में था हाई कंसंट्रेशन और बाहर में हमारे बॉडी के थे लो कंसंट्रेशन, तो हमारा CO2 अंदर से बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का मामला समझ में आया क्या है। बेसिकली बहुत आसान है, किसी भी कोई भी चीज़ जो है आगे तभी बढ़ता है जब उधर ज़्यादा मात्रा और जिधर कम है उधर की वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे इन दी सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल। वही हमने कहा कि यदि सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से CO2 निकल के सेल के बाहर जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड दिस सेल। तो यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, यानी कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है CO2 का, और सेल के बाहर CO2 कम है, तो अंदर से बाहर की ओर निकलेगा बेसिकली हमारा CO2। ठीक है, सो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन दैट इज आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही आपको सिंपल सा समझना है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो वो कम की ओर आगे बढ़ेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत इसमें आप, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और आप समझिए, एक चीज़ और यहाँ पे हम बताते हैं आपको। वो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो तो बेसिकली बाउंड्री का काम करता है, लेकिन उस बाउंड्री में ना छोटा छोटा छेद होता है, होल होता है, उसी होल के थ्रू हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है और सेल के अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। मतलब कि जब हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा तो बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम है, इसका मतलब कि वो बाहर से लेगा। अच्छा, सेल के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा कम है, मतलब वो किस कंसंट्रेशन को दर्शा रहा है, लो। सेल के अंदर यदि ऑक्सीजन का मात्रा कम है तो वो लो कंसंट्रेशन को दर्शा रहा है, और सेल के बाहर क्या ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि हाई कंसंट्रेशन यानी कि सेल के बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो हमारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बेसिकली एक बहुत अहम रोल निभाता है गैसियस एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना। ठीक है, और ये कैसे होता है, दो ही वजह से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब आप यहाँ पे बेसिकली समझिए फूड मटेरियल है ना, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा सेल फूड भी लेता है। जैसे सपोज कीजिए कि सेल के अंदर ना फूड मटेरियल का कमी हो गया, यानी कि वहाँ पे लो कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया, और सेल के बाहर मान लीजिए कि फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो वो बाहर से अंदर की ओर आएगा, है ना। और जब सेल के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाएगा तो फिर वो हमारा बाहर निकलने की भी कोशिश करेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो गया, अब हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया। बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो आगे बढ़ना चाहेगा। सिंपली देखो, इसमें ना इस डिफ्यूजन में आपको उतना कुछ याद नहीं भी रहे ना, तो आप ऐसा सिंपली समझिए, इसमें दो ही टर्म आपको काम देगा, पहला है लो कंसंट्रेशन और दूसरा है हाई कंसंट्रेशन। और इसमें एक फितरत ये है कि हमेशा कोई भी सामान, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर चाहे ऑक्सीजन हो, वो ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे, बस इसको ख़त्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया,
बढ़ गया इसका मतलब कि वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो वो बाहर निकालना चाहेगा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, क्योंकि बाहर में कौन सा कंसंट्रेशन था, लो कंसंट्रेशन था, बात खत्म। और वो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और ऐसा भी सपोज कीजिए कि हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, तो बाहर से ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर एंटर करेगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हर बार आपको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आते जाते ही हमारा सामान दिखेगा, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे हम बता देते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ना बेसिकली हमको गैस के केस में देखने को मिलता है, गैस के केस में, है ना। जब हम लोग गैस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाना और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये हमारा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आ जाए हमारा वाटर का लेन देन, तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस काम आता है ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस को, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।